उन आंखों में सिर्फ विशाल का अक्स उभर रहा है। उन डरावने लोगों का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है और उनके चेहरे से जहां तहां से मांस के टुकड़े लटक रहे हैं। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं जिस पर कई जगह जले होने के निशान साफ देखे जा सकते हैं और कपड़े पर एक लाल रंग का बैज लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है होटल राजमहल। यह देखकर विशाल बहुत घबरा जाता है और कभी आईने में देखता है तो कभी अपने इर्द गिर्द। उसे आईने में दो लोग नजर आ रहे हैं लेकिन आईने के बगैर उसके साथ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ हल्की हल्की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। अपने घुटनों पर गिरकर विशाल रोने लगता है। मुझे बचा लो दादाजी, मुझे बचा लो प्लीज। दादाजी दहशत में विशाल से कहते हैं, तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। तुम जिस आग में सुलग रहे हो, तुम्हारी मदद करके मैं उस आग में अपने बेटा, बहू और पोते अमन को नहीं जला सकता। दादाजी दहशत में एक बार फिर बोलते हैं, तुरंत निकल जाओ मेरे घर से अभी। विशाल को यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस आदमी को उसने अपने सगे दादा से भी ज्यादा सम्मान दिया, वो उसे उसके सबसे बुरे वक्त में घर से निकाल रहे हैं। विशाल रोता रहा लेकिन फिर भी वो अपना सामान लेकर रोते हुए अमन के घर से बाहर निकल जाता है। वही विशाल को निकलता हुआ देखकर दादाजी बड़बड़ाते हैं, तुमने होटल राजमहल में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है विशाल, बहुत बड़ी गलती। तुमने मौत के मुंह में खुद को झोंक दिया है। किसी भी वक्त मौत तुम्हें निगल जाएगी। विशाल अपना सामान लेकर खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था, मुझे नहीं करनी इस होटल राजमहल की नौकरी। मैं नहीं रहूंगा यहां पर। मैं घर जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा मैं। जैसे ही विशाल बस स्टैंड की तरफ चलने लगता है, उसे अपने साथ दो लोगों के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वहां उसके सिवा कोई भी नहीं होता है। तभी विशाल को कुछ याद आता है और वो अपने मोबाइल से किसी को फोन घुमाता है। मैं जा रहा हूं यहां से। थोड़ी देर बाद विशाल एक ओपन कैफे में बैठा होता है। तभी एक लड़की स्कूटी से उतरती है और सीधे जाकर विशाल को गले लगा लेती है। विशाल अभी भी दहशत में है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को देखकर थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन वो प्रिया से कहता है, दूर रहो मुझसे, मैं अकेला नहीं हूं। प्रिया विशाल की ये बात समझ नहीं पाती और उसके सामने की कुर्सी पर बैठकर वो अपने हाथ विशाल के हाथ पर रखते हुए पूछती है, क्या हुआ विशाल? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? विशाल दहशत में बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। प्रिया विशाल की हालत देखकर परेशान तो होती है, लेकिन बात को बदलते हुए पूछती है, तुम अपनी नई नौकरी छोड़कर वापस अपने घर दौसा क्यों जा रहे हो? विशाल अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुंह नीचे करके बोलता है, मैं बुरी तरह से फंस गया हूं प्रिया। इतना कहते हुए विशाल जैसे ही सामने की ओर देखता है तो उसे प्रिया की जगह होटल की मालकिन मल्लिका शेखावत दिखाई देती है। उसे देखते ही विशाल की आंखों में दहशत उभर आती है और वो अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेता है। वहीं मल्लिका विशाल को घूरते हुए कहती है, जितने लोगों को तुम ये सब बातें बताते जाओगे, उतने ही लोग तुम्हारी तरह इसमें फंसते चले जाएंगे। ये सुनकर विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर के कारण अपनी सीट से भी खड़ा हो जाता है। तभी प्रिया बोलती है, विशाल, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? विशाल सिर्फ प्रिया की तरफ एक नजर देखता है। प्रिया, तुम इस सबसे दूर रहो। इतना बोलकर
वो अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। प्रिया हक्का बक्का रह जाती है और विशाल को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल उसकी कोई बात नहीं सुनता। धीरे धीरे शाम ने अपने पैर बिखेरने शुरू कर दिए होते हैं। विशाल बस स्टैंड के पास लगे हुए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा अपने गांव दौसा जाने की बस का इंतजार करता है। बार बार उसे प्रिया का फोन आ रहा होता है, लेकिन विशाल अपनी सुध बुध में था ही कहां जो वो फोन की तरफ देख भी पाता। रात के 9:30 बजे के करीब दौसा जाने वाली बस आकर रुकती है और कंडक्टर चिल्लाता है, आमली, जलालपुरा, दौसा, जगसोली की सवारियां चढ़ जाओ जल्दी। विशाल दौसा का नाम सुनते ही बस में झट से चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर उसके पास आता है और बड़े ही रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ विशाल से कहता है, कहां भाग कर जाओगे तुम? विशाल डर के मारे कांपने लगता है और हकलाते हुए कहता है, मैं कहां भाग रहा हूं? मैं तो अपने घर जा रहा हूं। तभी कंडक्टर हैरान होकर कहता है, अरे ओ भैया, मैं ये पूछ रहा हूं कहां जाना है तुमको? विशाल ने अपनी घबराई धीमी आवाज में कहा, दौसा जाना है, दौसा, एक टिकट दे दीजिए। कंडक्टर ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, एक टिकट पर 3 लोग जाओगे? विशाल की आंखों में दहशत नजर आने लगी और उसने अपने अगल बगल देखते हुए कहा, क्या आपको मेरे साथ 2 और लोग दिखाई दे रहे हैं? कंडक्टर परेशान होकर बोला, क्या भैया, लगाकर बस में चढ़े हो क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? बोलो कितने टिकट काटूं? कितने लोगों ने जाना है, 1 या 3? विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो घबराई आवाज में कहता है, 1 टिकट दे दो। कंडक्टर बड़बड़ाते हुए उसे टिकट देकर आगे बढ़ जाता है। वहीं विशाल का सर घूमने लगता है। वो अपना सर पकड़ के सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। बस चल पड़ती है और विशाल के चेहरे पर एक सुकून उभर आता है। शायद खुली आंखों से देखा उसका सबसे बुरा सपना अब खत्म होने वाला है। देखते ही देखते विशाल की आंख लग जाती है। कुछ समय के बाद विशाल को एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। ऐसी बदबू अक्सर सड़ती हुई लाशों से आती है। इस बदबू की वजह से ना चाहते हुए भी विशाल की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो उस समय अपने गांव जा रही बस में नहीं बल्कि खुद को होटल राजमहल के रिसेप्शन पर पाता है और सामने दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी के कांटे 11 बजा रहे होते हैं। ये देखकर विशाल की कपकपी छूट जाती है। मैं तो बस में था, यहां कैसे आ गया? विशाल को होटल का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है और वो तेजी से बाहर निकलने के लिए उस तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही विशाल बाहर निकलने वाला होता है कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। विशाल बंद दरवाजे को पीटकर जोर जोर से चिल्लाता है, जाने दो मुझे, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। विशाल को तभी बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर विशाल डरकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने 120 जले हुए लोग दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी नजर आ रही है और वे लोग विशाल को ही देख रहे हैं। ये देखते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं और वो लोग एक साथ बोलते हैं, तुमने आने में क्यों देर कर दी विशाल? इसी आवाज के साथ पूरा होटल गूंजने लगता है। विशाल ये सब देखकर दहशत में अपनी जगह पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है।
जब विशाल को होश आता है तब उसके सामने वहां कोई भी नहीं होता। विशाल दरवाजे के सहारे वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी उसे होटल राजमहल की मालकिन के हंसने की आवाज सुनाई देती है। विशाल उठकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे होटल राजमहल की मालकिन कहीं दिखाई नहीं देती। विशाल रिसेप्शन की तरफ बढ़ता हुआ जोर जोर से रोने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? भगवान मेरी मदद करो। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। विशाल डरते डरते पीछे पलटकर देखता है। वो देखता है कि उसके सामने होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत खड़ी है। मल्लिका ने एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट नेट का गाउन पहना होता है, जिससे उसका बदन साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। ना चाहते हुए भी विशाल की निगाहें उसके सीने पर आकर अटक जाती है। विशाल होटल की मालकिन मल्लिका की खूबसूरती को देखकर जैसे मोहित सा हो जाता है और उसके साथ क्या हो रहा है वो सब कुछ अपने आप ही भूल जाता है। उस वक्त विशाल मालकिन के खूबसूरत सुडोल नाजुक बदन में जैसे डूब रहा होता है। उसका गोरा मखमल सा बदन विशाल के सामने है और जैसे वो विशाल को अपनी तरफ हौले हौले से बुला रही है। उस खूबसूरत बदन को देखकर विशाल के तन बदन में आग लगने लगती है। वो ना चाहते हुए भी अपनी नजरों को अपनी मालकिन के बदन से नहीं हटा पा रहा। उसने इतनी सुंदर सुडोल शरीर वाली लड़की की कभी कल्पना भी नहीं की थी। विशाल की आंखों में उस वक्त सिर्फ मालकिन का खूबसूरत बदन और उसे पा लेने की चाहत के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए मल्लिका बोलती है, सिर्फ देख क्या रहे हो विशाल? आओ ना मेरे पास, मुझे छुओ, मेरे करीब आओ विशाल। उस दिन तो तुम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज तुम्हारे पास एक खुला मौका है। आओ, पास आओ मेरे। ये कहते हुए अपनी लंबी उंगलियों से वो विशाल को अपनी तरफ आने का इशारा करने लगती है। इतना कहते कहते मालकिन अपना वो ट्रांसपेरेंट गाउन भी उतार देती है। विशाल ये देखकर अपनी नजरें दूर करते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं मैम? प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए। लेकिन वही मल्लिका धीरे धीरे कदमों से विशाल की ओर बढ़ती है और विशाल के गालों पर प्यार से किस करती है। विशाल अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा एहसास उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। विशाल तेज तेज सांस लेने लगता है और तभी मालकिन कहती है, तुम कल भी कुछ नहीं कर पाए थे और आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी पूरे राजमहल की खामोशी को जैसे तोड़ने लगती है। तभी अचानक से मल्लिका विशाल के बिल्कुल नजदीक आ जाती है, मानो दोनों का शरीर एक दूसरे को स्पर्श करने लगता है। मल्लिका के सुर अचानक बदल जाते हैं और वो विशाल के कान में गुस्से से फुसफुसाती है, भागने की कोशिश कर रहे थे? इतना याद रखना, तुम किसी भी तरफ जाओ लेकिन लौटकर आओगे यहीं मेरे होटल राजमहल में। विशाल जैसे ही मल्लिका की तरफ देखता है, उसके सामने वहां कोई भी नहीं होता। तभी एक जवान सुंदर आदमी अपने हाथ में गन लिए होटल में दाखिल होता है। विशाल उससे पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन वो आदमी
विशाल की बात को अनसुना करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। विशाल ये देखकर थोड़ा सकपका जाता है और उस आदमी के पीछे पीछे जाता है। वो आदमी चलते चलते मालकिन मल्लिका के कमरे के दरवाजे को लात मारते हुए अंदर चला जाता है। दरवाजा खुला रहने की वजह से विशाल को अंदर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा होता है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। मल्लिका ने रोते हुए राजवीर को समझाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया राजवीर। राजवीर ने गुस्से से गन को मल्लिका की तरफ तानते हुए कहा, जीते जी मार दिया तुमने मुझको। मैंने तुम्हारे लिए अपने मां बाप को छोड़ दिया और तुमने मेरे प्यार को धोखा दे दिया। मल्लिका ने रोते हुए कहा, जो हुआ उस पे मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं तुम किस दुख से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं खुद टूट गई हूं राजवीर। मेरे दामन पर दाग लगा है, मुझे मार दो, मैं ये इल्जाम लेकर नहीं जी सकती। मल्लिका अपने घुटनों पर बैठ जाती है और राजवीर के हाथ में पकड़ी बंदूक की नाल अपने सर पर लगाकर वो बोलती है, यही मेरी सजा है, मुझे गोली मार दो राजवीर। मल्लिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लगती है और तभी राजवीर अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, तुमको सजा मिलेगी। मल्लिका अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखने लगती है। राजवीर आगे बोलता है, लेकिन मौत मेरी होगी। इससे पहले मल्लिका कुछ भी कर पाए, राजवीर अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगाता है और गोली चला देता है। उसके खून के छींटे मल्लिका के चेहरे को लाल रंग देते हैं और धपाक से राजवीर का बदन फर्श पर गिर जाता है। मल्लिका को यकीन नहीं होता कि क्या हो गया। वो राजवीर को पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर रोती है। यह देखकर विशाल से रहा नहीं जाता और वो भागकर उस आदमी की तरफ जाता है, उसे हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक राजवीर की बंद आंखें खुल जाती हैं। विशाल ये देखकर डरकर पीछे की ओर भागता है। देखते ही देखते राजवीर के हाथ में मौजूद बंदूक का मुंह विशाल की ओर घूम जाता है। विशाल तेजी से रेंगता हुआ पीछे की ओर जाता है और दीवार से सट कर बैठ जाता है। डर के मारे विशाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे कि यह बस उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। कुछ देर कुछ ना होता देखकर विशाल जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। इतनी ही देर में होटल राजमहल की लाइट जलने बुझने लगती है और उसे महसूस होता है जैसे बहुत सारे लोग उसके आसपास घेरा बनाए हुए खड़े हैं। दहशत के मारे जैसे विशाल की जुबान जम जाती है और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। कुछ ही पलों में लाइट फिर से आ जाती है और वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन उसके सामने उसकी मालकिन मल्लिका खड़ी होती है, जिसके बदन पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे होते हैं। मल्लिका घूर कर विशाल को देख रही होती है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ छलक रहा होता है। विशाल की ओर देखकर वो कहती है, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों के कारण मेरा घर बसने से पहले ही तबाह हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विशाल। विशाल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है। वो भागते हुए होटल राजमहल के दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। कोई मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी हेल्प करो प्लीज। उसी वक्त विशाल के कानों में मल्लिका की आवाज आती है, तुम यहां से नहीं भाग सकते विशाल, तुम अब होटल राजमहल के गुलाम हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो यहां से दूर भागने की, तुम दुनिया के जिस भी कोने में होगे, तुम रात के 11 बजे ही खुद ब खुद
होटल राजमहल पहुंच ही जाओगे। अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। यहां अभी इतने राज खुलने वाले हैं जिनका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। तुम जितना भागना चाहते हो भाग लो विशाल, तुम लौटकर यहीं आओगे। इसी होटल राजमहल में लगती है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पहुंच जाओ विशाल, तुम रात 11 बजते ही होटल राजमहल में खुद ब खुद पहुंच ही जाओगे। होटल राजमहल को हर रात तुम्हारा इंतजार रहेगा। जैसे ही मालकिन विशाल की ओर बढ़ने लगती है, घड़ी आवाज करने लगती है और 3:30 का समय दिखाती है। विशाल की नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ती है, उसकी सांस में सांस आती है और साथ ही होटल राजमहल का बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परेशान विशाल ये देखकर अचानक से दरवाजे की ओर भागने लगता है और बिना पीछे देखे होटल राजमहल से निकल जाता है और उसी हालत में भागता ही चला जाता है। अंधेरा होने की वजह से विशाल को पता ही नहीं चलता कि वो किस ओर भागता जा रहा है। भागते भागते विशाल एक बार फिर एक खुदी हुई कब्र में धड़ाम से गिर जाता है और वहीं ऊपर पड़े एक फावड़े से कोई आदमी उस पर मिट्टी डालने लगता है। विशाल ये देखकर और घबरा जाता है और चिल्लाता है, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मुझ पर क्यों मिट्टी डाल रहे हो? अंधेरे में ऐसा कौन कर रहा है विशाल को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आदमी लगातार विशाल के ऊपर मिट्टी डालता जा रहा होता है। विशाल और जोर से चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो प्लीज। तभी ऊपर से एक हाथ विशाल को ऊपर खींचने के लिए आता है। ये देखकर विशाल थोड़ी देर के लिए सहम जाता है। तभी वो हाथ विशाल को थामकर कब्र से बाहर निकालता है। विशाल को जैसे उन हाथों में डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। विशाल कब्र से बाहर निकलकर अपने सामने एक हाथ में टॉर्च लिए उसी कब्रिस्तान के बूढ़े चौकीदार को देखता है। वो बूढ़ा चौकीदार विशाल को सहारा देकर खड़ा करता है और उसे देखकर खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक विशाल देखने में एकदम अच्छा खासा और फिट दिखता था, लेकिन आज उसकी हालत बदतर दिख रही है। वो देखने में दुबला और बहुत थका हुआ लग रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो कई अरसों से सोया ना हो। और उसके बाल बुरी तरह से अस्त व्यस्त और बिखरे हुए हैं। वो बूढ़ा चौकीदार विशाल से धीमी डरावनी आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना भाग जाओ यहां से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। विशाल रोते हुए उनसे कहता है, मेरी मजबूरी मुझे यहां इस नौकरी तक लेकर आई है। मुझे क्या पता था कि ये नौकरी मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। कुछ देर चुप रहने के बाद विशाल उस बूढ़े चौकीदार से पूछता है, क्या आप यहीं रहते हैं? वो बूढ़ा चौकीदार अपना सर हां में हिलाता है। विशाल आगे कहता है, क्या आप इस होटल राजमहल का राज जानते हैं? क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं? वो बूढ़ा चौकीदार दहशत में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहने के लिए अपने होठ जैसे ही खोलने लगता है कि तभी अचानक से तेज ठंडी हवा का झोंका उसे अपने आसपास महसूस होता है, जैसे कि यह हवा का झोंका उसे खामोश रहने की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो। अचानक से उस बूढ़े चौकीदार की आंखों में दहशत तैरने लगती है। वो बूढ़ा चौकीदार डरते डरते पीछे पलटकर होटल राजमहल की तरफ देखता है। वहीं होटल राजमहल की मालकिन खिड़की से उसे ही एकटक देख रही होती है। तभी वो चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, जाओ यहां से,
भागो। इतना कहकर वो बूढ़ा चौकीदार कब्रिस्तान के अंदर पसरे अंधेरे में अमावस की चांद की तरह गुम हो जाता है। वहीं विशाल भी वहां खड़ा ये सब देखकर भागने लगता है। कुछ दूरी पर जाकर एक खाली पड़े बेंच पर बैठकर विशाल अपनी जिंदगी के साथ हो रहे इस हादसे के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अंधेरे को चीरकर सुबह की रोशनी दिखाई देने लगती है और एक स्कूटी विशाल के पास आकर रुकती है। प्रिया फटाफट विशाल के पास जाकर कहती है, तुम्हारे फोन ने तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी विशाल, तुम ठीक तो हो? आखिर बात क्या है? लेकिन विशाल प्रिया से कुछ नहीं कहता है। प्रिया आगे बोलती है, अब चलो मेरे साथ यहां से। मैंने अपने पापा से बात कर ली है। हमारे घर की छत पर एक कमरा है, अब से तुम वही रहोगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि हमारे बारे में मेरे घर में किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। तुम्हें एक किराएदार की तरह रहना होगा। इतना कहकर प्रिया विशाल को अपनी स्कूटी पर बिठाकर अपने घर की ओर निकल जाती है। विशाल आराम से प्रिया के घर पर सो रहा होता है कि तभी एक लड़की उसके पास आकर उसे अपने आगोश में भर लेती है और धीरे धीरे हर लम्हे के साथ आगे बढ़ते हुए विशाल के होठों पर किस करने लगती है। इस किस की वजह से विशाल नींद से जागने लगा है और किसी लड़की को अपने इतना करीब पाकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लड़की तब तक और करीब बढ़ चुकी है। वहीं विशाल अपने हाथ से उस लड़की के बदन को छूने लगता है और वो लड़की भी एक एक करके विशाल की शर्ट के सारे बटन खोलने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। विशाल जैसे ही उस लड़की के होठों को चूमने लगता है, उस लड़की की आंखें और चेहरा देखकर अचानक से विशाल दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उसे अपने सामने कोई और नहीं बल्कि होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत नजर आती है, जो उससे कहती है, लव मी विशाल, जो तुम उस दिन नहीं कर पाए अभी करो। मैं जानती हूं तुम ये करने के लिए बेकरार हो। विशाल ये देखते ही जोर से चिल्लाता है, नो! और उसे धक्का मारता है। तभी प्रिया बेड से गिर जाती है और उठते हुए गुस्से में बोलती है, ये क्या बदतमीजी है विशाल? विशाल अपने सामने प्रिया को देखकर शॉक्ड रह जाता है और बड़बड़ाता है, तुम हो प्रिया? प्रिया हैरानी से बोलती है, तो और कौन होगा? विशाल बेबस होकर अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ जाता है। प्रिया गुस्से से कहती है, जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए तब मुझसे बात करना। इतना कहकर प्रिया वहां से जाने लगती है। विशाल प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्रिया। विशाल प्रिया को अपने करीब खींचकर उसकी कमर से लिपट कर रोने लगता है। विशाल को यूं रोता देखकर प्रिया हैरान रह जाती है और विशाल से पूछती है, क्या बात है विशाल, तुम क्यों रो रहे हो? विशाल सिसकता हुआ कहता है, मुझे अभी तुम्हारी जगह वो होटल की मालकिन मल्लिका दिखाई दी थी। मैं पागल हो जाऊंगा प्रिया। प्रिया विशाल की आंखों में फिक्र और खामोशी को साफ पढ़ पा रही होती है। वो विशाल के आंसू पोंछती है और पूछती है, कौन सी मालकिन? अब विशाल प्रिया को सब बताता है। मुझे ये नौकरी नहीं करनी है प्रिया, वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। बड़ी ही अजीब जगह है वो। मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। मैं कहीं भी होता हूं, रात के 11 बजते ही मैं अपने आप ही उस होटल राजमहल में पहुंच जाता हूं। प्रिया ये सुनकर खामोश रह जाती है और हैरानी से विशाल की ओर एक टक देखने लगती है। तभी कुछ पल में प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। सीरियसली विशाल, ये तुम कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा।
21वीं सदी में होकर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें मैं ही मिली हूं इन सब मजाक के लिए। वहीं विशाल गंभीरता के साथ कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं प्रिया। प्रिया उसी वक्त कहती है, अच्छा ये बताओ, जिस होटल में तुम्हें जॉब मिली है, क्या नाम बताया था तुमने? विशाल बोलता है, राजमहल, होटल राजमहल। यह सुनकर प्रिया जल्दी से अपने फोन पर टाइप करते हुए होटल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। उसके बारे में पढ़कर प्रिया हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम होटल राजमहल में कैसे काम कर सकते हो? वो होटल तो 2015 में जलकर राख हो गया था और इसमें होटल के स्टाफ के साथ साथ 120 गेस्ट भी मारे गए थे। ये देखो। विशाल मोबाइल पर यह न्यूज देखते ही बौखला जाता है। तभी वहां रोज रात को आग लग जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो होटल 7 साल पहले जलकर राख हो गया था, वो हर रात वापस कैसे खड़ा हो जाता है और फिर सुबह होने से पहले वापस जलकर राख हो जाता है? प्रिया हक्का बक्का सिर्फ विशाल के माथे पर पड़ी शिकन को गौर से देख रही होती है। इससे पहले उसने विशाल को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि प्रिया आगे कुछ कहे, उसकी मम्मी उसे आवाज लगाती है, प्रिया, ओ प्रिया। प्रिया चिल्लाकर आवाज देती है, आई मम्मी। प्रिया विशाल के गालों को किस करते हुए कहती है, अगर तुम इतना ही परेशान हो इस नौकरी से, तो ये नौकरी छोड़ दो। जैसे हमने अब तक इंतजार किया है, थोड़े दिन और सही। मैं तुम्हारी जॉब लगने का इंतजार कर लूंगी, और शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। उसी दोपहर विशाल घर से निकलता है और सीधे होटल राजमहल जाता है। उस जगह पर पहुंचकर विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जहां रात को उसे होटल राजमहल दिखाई देता है, वहां इस समय सिवाय कब्रिस्तान के और कुछ भी नहीं है। ना वहां कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई बोर्ड। वहां सिर्फ खाली बेजान जमीन है। विशाल दहशत में खुद से बड़बड़ाता है, मल्लिका सही बोल रही थी, होटल राजमहल में सिर्फ आत्माएं वास करती है। ओह शिट, मैं ये कहां फंस गया हूं? मुझे अभी के अभी ये शहर छोड़कर जाना होगा। विशाल वहां से उल्टे पांव भाग पड़ता है। वहीं वहां कोई ऐसा भी मौजूद है जो विशाल की सारी हरकतों पर उस वक्त नजर रखे हुए है। विशाल बस पकड़कर सीधे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। विशाल को हर तरफ ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे वहां मौजूद सब लोग उसे ही देख रहे हैं। तभी वो इधर उधर देखते हुए सामने एक औरत से टकरा जाता है और उस औरत का सारा सामान नीचे जमीन पर गिर जाता है। विशाल सॉरी बोलते हुए जैसे ही उनका बैग उठाकर उन्हें देने लगता है, तो उसका सर चक्कर खा जाता है, क्योंकि उसे अपने सामने कोई और नहीं, होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत दिखाई देती है। वो औरत विशाल को मुस्कुरा कर कहती है, नहीं भाग पाओगे विशाल तुम, घड़ी देखो, बस 11 बजने ही वाले हैं और मैं तुम्हारा होटल राजमहल में बेसब्री से इंतजार करूंगी। विशाल उस औरत का बैग नीचे गिराकर टिकट काउंटर की तरफ भागता है। वहीं वो औरत विशाल की इस हरकत को देखकर हैरान रह जाती है। अजीब पागल आदमी है। टिकट काउंटर पर बैठी लड़की विशाल से पूछती है, सर आपको कहां का टिकट चाहिए? विशाल कहता है, आप मुझे बस कहीं का भी टिकट दे दीजिए। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, होटल राजमहल का टिकट है मेरे पास। विशाल जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं, मुझे राजमहल नहीं जाना।
वो लड़की कहती है, सर आप गलत सुन रहे हैं, मैं राजमहल नहीं राजकोट की बात कर रही हूं। विशाल घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, दे दीजिए, आप मुझे यही टिकट दे दीजिए। विशाल टिकट लेकर फ्लाइट का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और विशाल घबराया बार बार टाइम देखते हुए जल्दी से प्लेन में बैठ जाता है। कुछ ही देर में फ्लाइट रनवे पे दौड़ने लगती है और ये देखकर विशाल राहत की सांस लेता है। लेकिन रह रहकर विशाल की नजर घड़ी पर ही जा रही होती है। जब 11 बजने में कुछ ही मिनट रह जाते हैं, विशाल की दिल की धड़कन प्लेन की स्पीड से भी तेज दौड़ने लगती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ सेकंड्स के बाद विशाल जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। पूरा प्लेन खाली होता है। विशाल उठकर इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी एक एयर होस्टेस सामने से उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम होटल राजमहल के चक्रव्यूह से बच जाओगे? तभी विशाल की घड़ी में रात के 11 बज जाते हैं और उसके सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। विशाल चक्कर खाकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो खुद को होटल राजमहल के रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठा हुआ पाता है। विशाल डर के मारे कुर्सी से खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, मुझे जाने दो यहां से, ये क्या जबरदस्ती है? कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है, विशाल चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी विशाल को लिफ्ट चलने की आवाज आती है और 7वें फ्लोर से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है। विशाल डर के मारे एक एक कदम पीछे की ओर हटने लगता है। होटल राजमहल में ठंडा माहौल होने के बावजूद विशाल के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर टपकने लगती हैं। वहीं लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुककर खुलती है, लेकिन उसके अंदर लिफ्ट में कोई भी दिखाई नहीं देता। उसी वक्त अचानक विशाल के पीछे से विशाल को किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और तभी कोई विशाल के कान में फुसफुसा कर कहता है, क्यों डर गए विशाल? नहीं, कौन है यहां? विशाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो पीछे पलटकर देखता है, तो उसे रिसेप्शन पर होटल की मालकिन मल्लिका दिखाई देती है। आज मल्लिका ने ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी होती है। ब्लैक ड्रेस में मालकिन की खूबसूरती और उभर कर सामने आ रही होती है। विशाल एक बार फिर उसकी खूबसूरती में कुछ देर को कहीं खो सा जाता है। विशाल उसे नीचे से ऊपर तक देखता ही रह जाता है। वहीं दूर खड़ी मल्लिका ये देखकर विशाल से कहती है, आओ मेरे नजदीक आओ विशाल, मेरी बाहों में, और बुझा लो अपनी प्यास जो 7 साल पहले अधूरी रह गई थी। विशाल अपनी नजरें उनसे दूर हटाकर पूछता है, कौन है आप? क्या है आपकी असलियत? ये सवाल सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। विशाल फिर पूछता है, ये होटल तो 2015 में जल गया था और बहुत से लोग इसमें जलकर मर गए थे, फिर इस होटल का वजूद कैसे है? और आप कौन हैं? ये सवाल सुनते ही उस औरत के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, 120 लोग मरे थे, 120 लोग, और उनमें से एक मैं भी थी, इस होटल की एक लौती मालकिन मल्लिका शेखावत।
ये सुनते ही विशाल की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है और वो जोर जोर से कांपने लगता है। आप मर चुकी हैं? आप मर चुकी हैं? ये सुनते ही मल्लिका जोर से हंसने लगती है। हाँ, मैं मर चुकी हूं। मैं एक आत्मा हूं। क्या तुम मेरा असली चेहरा नहीं देखना चाहोगे? विशाल घुटनों के बल बैठकर मल्लिका के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करनी ये नौकरी। मल्लिका पूछती है, तुम्हें कुछ याद नहीं कि 7 साल पहले क्या हुआ था? विशाल रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ ही याद नहीं। मैंने तो आपको यहां से पहले कभी देखा तक नहीं। मल्लिका एक बार फिर पूछती है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? विशाल अपना सर ना में हिलाता है। मल्लिका कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम जाकर अपने दोस्त अमन से पूछो। विशाल ये सुनकर बहुत हैरान रह जाता है और कहता है, अमन से पूछो? लेकिन आप अमन को कैसे जानती हैं? इतनी देर में मल्लिका वहां से धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है और विशाल एक सवाल के साथ वहां सिर्फ अकेला रह जाता है। तो क्या होगा आगे की कहानी में,